स्वास्थ्य पर आधारित कार्यक्रम स्वस्थ भारत के आज की कड़ी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नमस्कार, जोहार। आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं गर्मी के मौसम में सावधानियां। अप्रैल का महीना है, लेकिन अभी ही गर्मी अपने चरम पे है। कहीं कहीं पारा 40 से 45 के पास चला गया है, लेकिन स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, कामकाज चल रहा है। ऐसे में अपने आप को बचाकर ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इलाज से बचाव ज़्यादा अच्छा है। तो ज़रूरी है कि हम कुछ सावधानियों की बात करें ताकि जीवन और जीविका साथ साथ चलती रहे। तो आज के कार्यक्रम में हम चर्चा करने वाले हैं गर्मी के मौसम में सावधानियां, और इस संबंध में जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर एस.के. मिश्रा। डॉक्टर मिश्रा, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। जी, नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत ही करते हैं कि गर्मी में कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती हैं। गर्मी में स्वास्थ्य की जो सबसे बड़ी समस्या हम देखते हैं वो लू लगने की समस्या जो आम है, और इसके बारे में हम लोग आज थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। और लेकिन इसके पहले मैं चाहता हूं कि सब लोगों को थोड़े संक्षेप में बता दूं कि शरीर में गर्मी जो उत्पन्न होती है उसके क्या कारण हैं, और फिर कैसे शरीर का तापमान बराबर नियंत्रित रहता है। तो जो भी स्तनधारी जो भी जानवर हैं, जिसमें मनुष्य भी आता है, तो उनके अंदर में तापमान को बराबर बनाए रखने की क्षमता बनी होती है, और इसका जो कार्यभार कर सकते हैं कि वो संभालता है दिमाग के बीचों बीच अंदर में एक हाइपोथैलेमस नाम की एक ग्रंथि होती है जी। और इसका काम है जैसे रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट होता है, वो लगभग उसी तरीके से काम करता है। तो इसके काम करने के तरीके में सबसे पहले ये आता है कि अगर तापमान बढ़ जाता है शरीर का, तो ये खून का संचार हाथ पैरों में और जो शरीर के बाहर के जो हिस्से हैं उसमें खून का संचार बढ़ा देता है। और दूसरे है कि पसीना जहाँ जहाँ चमड़े के अंदर पसीना बनाने की जो ग्रंथियाँ हैं, उन ग्रंथियों को फिर से ताकत देता है कि वो और ज़्यादा पसीना बना सकें जी। इस वजह से क्या होता है कि जो हमारा कोर टेम्परेचर, जो आंतरिक जो तापमान है, वो अगर किसी भी कारण से बढ़ जाए तो शरीर क्या करता है कि खून को ज़्यादा चलाता है, और दिल की जो गति है वो बढ़ जाती है। आमतौर पे 5 लीटर जो होता है वो 7-8 लीटर तक हो जाता है, ताकि अधिक से अधिक खून बाहर जाए। और जैसे आप सोच सकते हैं गाड़ियों में रेडिएटर में जिस तरीके से काम करता है कि गर्म जो उसका कूलेंट है वो बाहर निकलता है, ठंडा होता है, फिर अंदर जाता है, उसी तरीके से ये खून जो है पैरों की तरफ, हाथों की तरफ जाता है, वहाँ ठंडा होता है, फिर अंदर आता है। तो इस तरीके से ये शरीर को दूसरा जो काम करता है वो ये है कि ये जो जब भी इवेपोरेशन होता है, जो वाष्पीकरण होता है पसीनों का, तो उसमें हर ग्राम जो है वो 536 कैलोरी जो है वो तापमान हटाता है, कैलोरी हटाता है। तो ये कार्यक्रम तभी तक चल सकता है जब तक कि ये सारी व्यवस्था आपके साथ हो। अब जो ये इवेपोरेशन या जो वाष्पीकरण की जो बात हम करते हैं, अगर बाहर में अगर आर्द्रता ज़्यादा हो, 75% से ज़्यादा हो, तो सूखेगा नहीं पसीना। ये कब हो सकता है? जब हम किसी बंद जगह में हो, गर्मी हो। तो इसके बारे में हम लोग अलग से भी चर्चा करेंगे। पर ये समझना ज़रूरी है कि हमारे शरीर का जो तापमान है वो लगातार बनाए रखने का काम अंदर की व्यवस्था करती है, और इस मौसम में यह व्यवस्था थोड़ी अव्यवस्थित हो जाती है, जिस वजह से काफ़ी परेशानियाँ होती हैं। जी। यानी गर्मी के मौसम में हमारे शरीर का जो इनर पार्ट कहेंगे वो जो है वो अव्यवस्थित हो जाती है, तभी जाके हमें ऊपर जो है वो सिम्टम्स नज़र आने लगते हैं। और हम जो है ऊपरी सिम्टम्स को देखकर ही इलाज करते हैं, और अंदरूनी चीज़ों को नहीं पकड़ पाएंगे तो ऊपर के लक्षणों का इलाज नहीं हो पाएगा। ये तो आपने बताया कि गर्मी के मौसम में हमारे शरीर का जो कार्य प्रणाली है वो किस तरह से अव्यवस्थित हो जाता है, उसको सुचारू करना चाहिए। अब जान लें कि कौन कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं देखने को मिलती। कई बार होता है कि गर्मी के मौसम में अचानक से घर से बाहर निकले या बाहर से कहीं घर के अंदर आए, सर दर्द शुरू हो जाता है और बहुत सारी परेशानियां शुरू हो जाती है। कई बार तो उल्टी भी होने लगता है। साथ ही है कई बार होता है कि खाने की मात्रा अगर ज़्यादा कम हो जाए तो भी परेशानियां हो जाती हैं। कई तरह की और भी समस्याएं आने लगती हैं गर्मी के मौसम में। तो हम एक एक करके चर्चा करना चाहेंगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि 3 किस्म के जो है लू लगने की जो बात करते हैं हम लोग, इसमें
3 किस्म की जो बातें होती है, एक तो हीट क्रैम्प बोलते हैं जी। दूसरा है हीट स्ट्रोक है और तीसरा है हीट एग्जॉशन। तो जो हीट स्ट्रोक है वो तो काफ़ी, जब हीट क्रैम्प जो है बिल्कुल उसका शुरुआती दौर है, जब आपके शरीर में थकान होती है, जो मांसपेशियां हैं उसमें ऐंठन होने लगती है, सर दर्द होता है, आपको बहुत थका थका महसूस होता है, तो ये बिल्कुल शुरुआती लक्षण है। और इनको नज़रअंदाज जब आप करते हैं तो हो सकता है कि आपको गर्मी ज़्यादा लगे और आपको हीट स्ट्रोक होने लगे। हीट स्ट्रोक जो है, जो आमतौर पर जिसको लू लगना कहते हैं, वो तभी होता है जब अचानक से शरीर का तापमान काफ़ी बढ़ जाए। यानी ऐसे में मरीज को अगर आप छू कर देखेंगे तो उसके शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है। और तीसरा जो होता है वो होता है हीट एग्जॉशन, थकान, हीट के चलते थकान, गर्मी के। हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक में एक जो बिल्कुल मूलभूत जो अंतर कह सकते हैं वो ये है कि हीट स्ट्रोक में शरीर का तापमान काफ़ी ज़्यादा होता है और हीट स्ट्रोक में, हीट एग्जॉशन में जो तापमान है बिल्कुल सामान्य हो सकता है, ठंडा भी हो सकता है बदन। क्यों होता है? क्योंकि अगर जब बंद जगह में, जहाँ एकदम छोटा कमरा हो, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो, सबको पसीने आ रहे हो, वहाँ की आर्द्रता ज़्यादा हो, इवेपोरेशन नहीं हो रहा हो, तो इस वजह से क्या होता है कि जो शरीर का पसीना तो बाहर निकलता है लेकिन वो बिल्कुल चू जाता है, इवेपोरेशन नहीं होता, उसका वाष्पीकरण नहीं होता है, तो निर्जलन की शिकायत होने लगती है। और इसमें एक खास बात ये देखी जाती है कि मानसिक अवस्था जो है वो बरकरार रहती है, जबकि हीट स्ट्रोक में जब तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो मानसिक अवस्था भी खराब होने लगती है, क्योंकि दिमाग जो कन्फ्यूज़न बढ़ने लगता है, बेहोशी आने लगती है, चक्कर आने लगता है। तो हीट एग्जॉशन में जो है मरीज बिल्कुल बातचीत कर सकता है, वो अपने आप को कहेगा कि बिल्कुल सही है, हम कुछ नहीं हुआ है, पर उसमें ध्यान देना है कि उसको तुरंत निर्जलन की शिकायत होने वाली है और उसका तुरंत से इंतजाम करना है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे। हीट स्ट्रोक के बारे में बात करना ज़रूरी है, क्योंकि जब भी किसी को हीट स्ट्रोक होता है तो उसका एक ही इलाज है कि उसके शरीर के तापमान को कम किया जाए। हम लगातार चर्चा कर रहे हैं कि वाष्पीकरण होनी चाहिए। वाष्पीकरण अगर किसी भी तरीके से उसको बेहतर कर सके हम लोग, तो इसमें जो हीट स्ट्रोक है, जो तापमान है वो कम होने लगेगा। बिल्कुल जैसे तवे पे पानी डालते हैं और भाप निकल जाता है और तवा ठंडा हो जाता है, लगभग उसी तरीके से शरीर को ठंडा करना होता है। एकदम बिल्कुल गर्म जगह से ले जाकर के किसी छांव में, किसी ठंडी जगह में जहाँ पंखा हो, अगर वातानुकूलित हो तो और भी अच्छी बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि झारखंड के कई हिस्सों में ये सुविधाएं शायद नहीं उपलब्ध हो। जो ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जो भी दर्शक देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप छांव वाली जगह में, जो स्कूल हैं उसकी बिल्डिंग हो, पंचायत भवन हो, या कोई आसपास की ऐसी जगह हो जहाँ पर कि छांव हो और पेड़ पौधे हो, हवादार हो, खुला हो, और उसको घेर के खड़े ना हो, और उसको तुरंत में बिल्कुल ठंडे कपड़े से उसके सारे कपड़े हटा दें और ठंडे कपड़े को निचोड़ करके पानी में और उसके शरीर को पोंछना तुरंत शुरू कर दें। अगर संभव हो तो नहला भी सकते हैं, लेकिन उसके शरीर का तापमान कम करना है, आपको पोंछते रहना है। पोंछने में ख्याल ये रखना है कि उसके जो बगल है, बगल और ये जो ग्रॉइन जिसे कहते हैं, जहाँ जांघ और पेट आपस में मिलता है, ये जो ग्रॉइन है, तो इन दो जगहों में मोटी मोटी रक्त की वाहिकाएं जाती हैं, और वहाँ अगर आप ठंडा कर देते हैं तो जो आगे जाने वाला रक्त है वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से आप जो है शरीर को जल्दी ठंडा कर सकते हैं। तो तलवे में, अपने हथेलियों पर, उनके पैरों के जो हिस्से हैं वो तो करें ही, सर पे करें, माथा अच्छे से धो दें, लेकिन ज़रूरी है कि उसके बगल में और जांघों के ऊपर में ज़रूर वहाँ पर ठंडा पानी डालें। अगर संभव हो तो आप उसको वेपोराइज़र का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अभी कोरोना के समय में हम लोगों ने काफ़ी हाथ धोने के लिए वेपोराइज़र का इस्तेमाल किया था। तो जो पुराने वेपोराइज़र पड़े हों उनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, और उनसे पूरे मरीज के ऊपर में आप स्प्रे कर सकते हैं ठंडा पानी का। बर्फ़ का पानी अगर संभव हो तो उसका भी इंतजाम कर सकते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ हर जगह ये सुविधा इन परिस्थितियों में शायद न भी हो, तो आप सादा पानी या हल्का भी गर्म भी हो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन उसको बिल्कुल लगातार पोंछते रहें बदन। यही एक इलाज है और यही मरीज को बचा सकता है। इसके उलट जो हीट एग्जॉशन होता है उसमें आपको मरीज को सबसे पहले निर्जलन बचाना होता है, और डिहाइड्रेशन या निर्जलन जो शिकायत है उसमें अचानक से मरीज की जो है ब्लड प्रेशर कम होने लगता है
और आप समझ सकते हैं कि अगर खून का जो प्रेशर कम हो जाएगा हाँ। तो सारी समस्याएं शुरू हो जाती है। तो उसको लगातार ORS का घोल पिलाना शुरू कर देना चाहिए। ये दोनों के लिए ज़रूरी है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि हीट स्ट्रोक में मरीज को हो सकता है कि उसकी मानसिक अवस्था ठीक नहीं हो, वो निगल ना पाए, तो उसके साथ जोर ज़बरदस्ती अगर आप करेंगे तो हो सकता है कि उसके गले के बजाय फेफड़ों में चला जाए और समस्या बढ़ जाएगी। जी तो हाँ। आपको ध्यान देना है हीट स्ट्रोक में शरीर के तापमान को कम करना, और हीट एग्जॉशन में आपको प्रयास करना है कि उसको पानी, नींबू पानी, सादा पानी, छाछ, ORS, ये सारी चीज़ें। तो इसका मतलब हुआ कि शुरुआत में ही आप सब लोगों को ये इंतजाम करके घर में रखना है। जी। तरह तरह के घोल, जिस तरह के भी घोल रख सकते हैं, छाछ रखें, दही की लस्सी रखें, मट्ठा रखें, नींबू पानी रखें, डाब का पानी रखें, और ORS के घोल तो ज़रूर रखें। आपके हर स्वास्थ्य से जो केंद्र हैं वहाँ पे हम लोग उपलब्ध करा करके रखे हैं। वहाँ पर जो भी स्वास्थ्यकर्मी हैं वो आपको देंगे। आप ज़रूर इसका इस्तेमाल करें। जब भी थोड़ी भी शंका हो तो आप ORS का इस्तेमाल ज़रूर करें। जी जी। और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो बड़ी समस्याओं की तरफ हम नहीं जा पाएंगे और अपने आप को स्वस्थ बनाएंगे। इसलिए ज़रूरी है ये कि जानकारी ही रखा जाए जी। और जिसका प्रयास हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से कर रहे हैं कि लोग जाने कि गर्मी में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं और उनका बचाव किस प्रकार से किया जाए। अभी हमने बात की कि हीट स्ट्रोक जो है वो हो सकता है, बहुत तरह की समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन किन लोगों में ये समस्याएं ज़्यादा होने की संभावना है? क्योंकि अभी ज़्यादातर देखा जाता था कि मई महीने में लू चलते थे और बहुत समस्याएं बढ़ती थी, लेकिन अभी अप्रैल के महीने में ही तापमान बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, सारे काम काज चल रहे हैं। तो ऐसे में किनको ज़्यादा खतरा है और किनको सबसे ज़्यादा बच के रहना चाहिए? देखिए, दो चीज़ें हमें समझनी होंगी। आपने कार्यक्रम के शुरुआत में ही इस बात पर इशारा कर दिया था कि इस गर्मी में जीवन और जीविका दोनों चलना चाहिए। जी। और ये बहुत सही बात है। ये कहना बड़ा आसान है कि गर्मी है तो आप घर में रहिए, ऐसा नहीं होता है। ज़िंदगी चलनी है तो सब कुछ काम करना होगा, लेकिन उसके लिए एहतियात बरतना होगा, और इस वजह से आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। दो तरह के लोग हैं, जो बच्चे हैं 4 साल से कम के हैं, या जो बुजुर्ग हैं 65 साल से ज़्यादा के हैं। उनको खास सावधानी बरतनी होगी और उनको प्रयास करना होगा कि घर से बेज़रूरत बाहर ना निकलें। बच्चों में क्योंकि वाष्पीकरण नहीं होता, उनके पसीने कम होते हैं, और अब आप समझ सकते हैं कि अगर पसीना कम होगा तो उनको अगर लू लगेगी तो उनके लिए परेशानी बढ़ जाएगी। और यही कमोबेश बात बुजुर्गों के लिए भी, क्योंकि वो कई प्रकार की दवाइयाँ लेते हैं, जिसमें दिल की बीमारियों की दवाइयाँ हैं, किडनी की हैं, या इस तरह के कोई और भी दवाइयाँ हैं। तो उनके वजह से उनके जो पसीना जो बनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, तो उनको भी ये समस्या ज़्यादा है। अलावे इसके कुछ ऐसे लोग हैं जिनको कि लगातार बाहर ही काम करना पड़ता है, और मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ, सही में मैं उनका नमन करता हूँ। ऐसे लोग जो इस गर्मी में भी अपना कर्तव्यनिष्ठ होकर के अपना कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप ध्यान दें तो हमारे जो पुलिसकर्मी हैं, जो इस धूप में ट्रैफिक में सबको रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, आना जाना देख रहे हैं। अलावे उसके फोर्स के बाकी जो भी पर्सनल हैं, आर्मी में हैं, जो डिफेंस में है, देश की सीमाओं पे खड़े हैं, और किन परिस्थितियों में वो काम कर रहे हैं, वो हमारे आपके, मुझे लगता है कि जो लोग आर्मी में डिफेंस में हैं उनके लिए अभी नए कुछ वस्त्र भी उन लोगों के लिए यूनिफॉर्म कॉम्बैट ड्रेस दिया गया है, और इसको शायद निफ्ट ने डिज़ाइन किया है, और अभी पिछले 2 महीने पहले शायद ये इंट्रोड्यूस भी हुआ है। उसमें इन बातों का ख्याल रखा गया है। तो जो लोग भी बाहर काम करते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं, जो रोड बना रहे हैं, जो बिल्डिंग बना रहे हैं, रोड की मरम्मती कर रहे हैं, या जो रोज़ के काम करने आते हैं, जो हमारा गैस पाइप ठीक करने वाले, गैस ठीक करने वाले, बिजली बत्ती ठीक करने वाले, ये सारे लोग बाहर हैं। मैं लगातार संपर्क में हूँ। झारखंड के कई गांव देहात के जो इलाके हैं, वहाँ पे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, उनके साथ मैं लगातार पिछले 2 दिन से बातचीत कर रहा हूँ कि आप बताइए सिस्टर कि आपके यहाँ लू में और क्या क्या बीमारी आ रही है। और मैंने ये जाना, और मुझे ये पता नहीं था, मुझे ये बताया गया कि अभी महिलाएं खास करके महुआ चुनने के लिए गाँव में घर से बाहर निकल रही हैं धूप में, और वो लू की शिकार हो रही हैं। फिर इसके अलावा जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको कि इसमें समस्या ज़्यादा आ सकती है। शराब का सेवन अगर कोई करता है तो उसमें आमतौर पे निर्जलन होता ही है। जब भी कोई अल्कोहल का इस्तेमाल करता है, शराब का इस्तेमाल, तो शरीर का पानी जो है कम होने लगता है। और ऐसा व्यक्ति अगर बाहर धूप में निकलता है या गर्मी में निकलता है तो
तो उसको परेशानी हो सकती है। अलावे इसके जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ख्याल रखना चाहिए, जो किडनी या वृक्क गुर्दे रोग के बीमारी के हैं, मधुमेह के शिकार हैं, उन लोगों को भी बेजरूरत बाहर नहीं निकलना चाहिए। उनको प्रयास करना चाहिए कि घर के अंदर रहें। दूसरी चीज़ एक और जो सावधानी लेने की बात है कि एक शब्द हम लोग इस्तेमाल करते हैं एक्लिमेटाइजेशन। अगर किसी व्यक्ति को अचानक से बिल्कुल ठंडे से बिल्कुल बाहर में निकाल दिया जाए तो उनको इस बात का खतरा ज़्यादा रहता है कि उनको लू लग सकती है। लेकिन अगर 3 दिन 4 दिन उसको हल्के हल्के गर्मी के साथ एक्सपोज किया जाता है तो वैसे में उनके शरीर में ये क्षमता बढ़ जाती है, जो हाइपोथैलेमस है वो अपना काम समझ लेता है कि आगे उसके लिए चुनौतियां आने वाली हैं। तो जो हमारे जो पसीना बनाने की जो क्षमता है दिन भर में, वो 1 लीटर के बदले 3 लीटर तक हो सकता है अगर उसको 5-7 दिन पहले से आप थोड़ा थोड़ा करके गर्मी को एक्सपोज करेंगे। ये खास करके ज़रूरी है जो बच्चे हमारे अभी स्कूल जाना जिन लोगों ने शुरू किया है, बच्चे बहुत खुश हैं, स्कूल जाते हैं, उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि उनको पानी पीना है कि क्या करना है। बिल्कुल बस से ही और साइकिल से जाते हैं, पैदल खेलते जाते हैं, उनको धूप से भी कोई मतलब है। ऐसे में उनको ये ज़रूरी है कि हम सिखाएं कि तुमको समय समय पर प्यास लगे या नहीं लगे पानी पीना है, धूप में नहीं खेलना है, और उनके कपड़े जितने भी हों वो बिल्कुल सूती हों और ढीले ढाले हों, इसका ख्याल रखना चाहिए। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों पर अगर ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि इससे बच सकते हैं। बेज़रूरत बाहर ना निकले, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पी के निकलें, प्यास ना भी लगे तब भी पिए रहें। प्रयास करें कि हर 1-2 घंटे में पेशाब होते रहना चाहिए, तब आप समझ सकते हैं कि आपके शरीर में पानी की मात्रा ज़्यादा है। और जिन लोगों को मैंने कहा है कि जो लोग बाहर काम करते हैं उनके लिए और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सारे लोग प्रयास करें कि हम पानी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर जा कर के गर्मी से बच करके फिर बाहर आएँ, फिर गर्मी से बचें, फिर बाहर आएँ, लेकिन बिल्कुल एसी में नहीं जाएं और बाहर आएँ, वैसा नहीं करना चाहिए। वो समस्या बढ़ा सकती है। शरीर को पोंछ लें, गर्मी शरीर की जो तापमान है उसको कम करते रहें, पानी से शरीर को पोंछते रहें। गीला तौलिया गांव में लेकर के चलने का प्रचलन है, उससे सर पर लपेट लें। तो इस तरह की जो भी छोटे छोटे प्रयास हैं वो करते रहें तो इसमें बच सकते हैं। जी, अभी आपने जिक्र किया कि जो बड़े उम्र के हैं, जो मरीज हैं या छोटे उम्र के बच्चे हैं, वो कोशिश करें कि वो घर से बाहर ना निकले। लेकिन वो हो सकते हैं हृदय रोग के मरीज हैं, हो सकते हैं वो मधुमेह के मरीज हैं, ऐसे में हमेशा उनको डॉक्टरों के कंसल्ट में रहना है, उनसे मिलते रहना। तो वो कैसे मैनेज करेंगे? क्या इसके लिए कोई भारत सरकार के द्वारा से कोई योजना चलाई जा रही है, कोई मदद की जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई है। ये जितने भी इस तरह के मरीज हैं उनको घर से न निकलना पड़े, इसके लिए सरकार की तरफ से झारखंड में खास करके मई 2020 यानी 2 साल पहले एक योजना शुरू की गई जिसे ई संजीवनी कहा जाता है। और ये ई संजीवनी का इसकी शुरुआत जो है 2 साल पहले 2020 में झारखंड में हुई थी, और अभी उसके साथ मेरे जैसे करीब 62 से अधिक डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं। और इसमें बहुत आसान है, ये ऐप है जो प्ले स्टोर में जाकर के आप डाउनलोड करते हैं, ई संजीवनी ओपीडी, और उसके ज़रिए आप बिल्कुल वीडियो कंसल्टेशन कर सकते हैं। आप अपने जहाँ बैठे हैं उसमें अपने जितने भी कागजात हैं वो भी उसमें अपलोड कर सकते हैं, और जब आप कॉल करेंगे तो मेरे या मेरे किसी भी जैसे चिकित्सक के पास वो कॉल जाता है। मैं आमना सामना देखता हूँ, मैं आपसे पूछता हूँ आपकी क्या तकलीफ़ है, चल के दिखाइए, बैठ के दिखाइए, चमड़े में क्या हुआ है, नज़दीक लाइए, वो दिखाइए, आपको ये कसरत करना है, पैर सीधा कीजिए फिर मोड़िए, ये सारी चीज़ें वीडियो कॉल के ज़रिए बताया जा सकता है। और उसके बाद मैं जो उनको एक पुर्जा लिख के देता हूँ उसी के ज़रिए वो उनके मोबाइल में चला जाएगा और वो PDF फॉर्मेट में जाएगा, उसको वो डाउनलोड करके नज़दीक के किसी भी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से वो सीधे जा कर के दवाई ले सकते हैं। उनको किसी चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत नहीं है। अलावे इसके अगर वो ख़रीदना चाहें तो वो दवाई जो है जाकर ख़रीद भी सकते हैं। ये तो सीधे कंसल्टेशन की बात हुई। यहीं पे मैं थोड़ा सा और इसको बढ़ा के बात ले जाना चाहता हूँ। जो गांव में सब सेंटर्स हैं, जहाँ पर आमतौर पर चिकित्सकों का अभाव है, चाहे किसी भी कारण से हो, वहाँ पे जितनी भी जो चिकित्सा कर्मी हैं, जिनको CHO कहा जाता है, हम लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बोलते हैं, उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दी है
और उनको बताया है कि इसके जरिए मरीज उनके पास जो आते हैं हेल्थ सेंटर में, सब सेंटर में, उनको ये बताते हैं कि भाई उनका सारा ब्लड प्रेशर, शुगर, मलेरिया टेस्ट, उनका शुगर टेस्ट, सारा कुछ जांच करके, टेम्परेचर, वजन सब करके, उसके बाद वो कॉल करती हैं, मरीज़ से हमारी बात करवाती हैं और फिर उनको हम फिर सलाह भी देते हैं कि माताजी आपको ये नहीं खाना है, ये खाना है। ये सारी चीज़ें आराम से एक कमरे में बैठ के हो सकती है। उनको सुबह सुबह आकर के स्वास्थ्य केंद्र में या उपकेंद्र में आ जाना है और वहाँ जो सिस्टर है या जो भी स्वास्थ्यकर्मी है वो कनेक्ट करके दे देंगे। तो मेरा आग्रह है कि ऐसे सभी लोग, आमतौर पे सारे लोगों के लिए है, पर जो भी उच्च जोखिम वाले लोग हैं, जो बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं, उनको इस सुविधा का लाभ जरूर उठाना चाहिए, क्योंकि इसके जरिए उनको एक तो घर से बाहर निकलने का जोखिम कम हो जाता है। स्वास्थ्य केंद्र में मैंने देखा, मैं वीडियो कंसल्ट करता हूँ और लगभग झारखंड के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं उसमें से सैकड़ों मैंने देखे हैं, सब में कटहल के, आम के, अमरूद के पेड़ लगे हैं, छायादार हैं, अच्छी बिल्डिंग है और सब बहुत मदद करती है वहाँ जो स्वास्थ्यकर्मी है। तो उसका लाभ सारे लोग ज़रूर उठाएं और उसमें दवाइयाँ भी मिलती हैं, आप वो भी लें और इस तरीके से आप लू लगने से भी बच सकते हैं। जी जी। और मेरा मानना है कि इससे दो तरह से फ़ायदे हो सकते हैं। एक तो आप घर में बैठे कंसल्टेंसी जो ले रहे हैं वो भी फ्री में मिल रहा है जी। और दूसरे लोग, कई बार ऐसा होता है जो वृद्ध हो गए हैं, जिनके बच्चे पास में नहीं हैं, वो पैसों के अभाव में अभाव में ही कई बार इलाज नहीं करवाते हैं कि इतने खर्चे कहाँ से आएंगे, इन दवाइयों का बोझ कौन उठाएगा। तो वो भी आराम से उनको मिल जाएगा, वो निःशुल्क में। बस जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये ई-संजीवनी ऐप है, इसको डाउनलोड करना है, या सहिया दीदी के पास जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके पास जाकर भी हम ये इस सुविधा का लाभ उठा बिल्कुल ले सकते हैं। हर रोज अभी हर रोज जो है ये इसमें हजारों मरीज इसका लाभ उठा रहे हैं और उन्हीं जो स्वास्थ्य कर्मियों के जरिए मुझे ये भी जानकारी मिली है कि गर्मियों में पानी से होने वाली जो बीमारियां हैं वो भी होती हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं वो तालाब में कूद जाते हैं। तालाब में पानी कम है, थोड़ा गंदा भी हो सकता है, कीचड़ है, बच्चे तो बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आती, तो वो कूद जाते हैं। इस वजह से उनके चमड़े की बीमारियां होती है, उनके आंखों में कंजंक्टिवाइटिस होता है और कई बार डूबने की भी शिकायत होती है, वो अलग से है, खांसी होती है, पेट खराब होता है, दस्त होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो लू से भी जुड़ी हुई हैं। तो अगर बच्चों को अगर वहाँ पर ये सुविधा मिल जाए तो उनको ये जाना नहीं पड़ेगा और वो दवाइयाँ भी मिल जाएंगी तो वो स्वस्थ रह सकेंगे। जी, अभी आपने जिक्र किया कि तालाब में नहाने से स्किन डिजीज़ जो है, त्वचा संबंधी बीमारियां होने लगती है। अगर गर्मी की बात कर रहे हैं और घमौरियों की बात ना करें तो हमारी ये चर्चा जो है वो बिल्कुल अधूरी रह जाएगी। तो घमौरियों के से अपने आप को बचाव किस प्रकार करें? घमौरियां अगर हो जाए तो उस पर सबसे अच्छा हो कि कैलामीन लोशन आता है, वो कैलामीन लोशन लगाए, उससे ठंडक पहुंचेगी। कोई विशेष पाउडर या किसी प्रकार के और किसी लोशन की ज़रूरत नहीं है। आमतौर पर 3 से 4 दिन में ये खुद से ठीक हो जाता है। जब ये घमौरियाँ गहरी होती हैं, जब बिल्कुल स्किन के ऊपर होती है तो ये 3-4 दिन में ठीक हो जाती है। अगर गहरी हो, घमौरियाँ क्यों होती है? जो श्वेत जो ग्रंथियाँ हैं उनके मुंह जो है बंद हो जाते हैं। तो शरीर तो पसीना बना रहा है लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, तो बिल्कुल बलून की तरफ फूल जा रहा है। अगर वो चमड़े के ठीक नीचे है तो शायद 2-4 दिन में ठीक हो जाए, लेकिन अगर चमड़े से बहुत नीचे है, डर्मिस के नीचे, तो उसमें फूल के जा कर के और ज़्यादा चमड़ा मोटा भी हो जाता है, समय भी ज़्यादा लगता है, कई बार उसमें इन्फेक्शन भी हो जाता है। पर आम तौर पे अगर सामान्य जो घमौरियाँ हैं उसमें आपको अगर ठंडक में रहें, 2-4 दिन घर में अगर आराम करें और ठंडे पानी से उसको पोंछते रहें और लैक्टोकैलामीन या कैलामीन का लोशन लगाते रहें तो मैं समझता हूँ ये खुद से ठीक हो जाता है। अगर खुजली ज़्यादा हो खास करके बच्चों में तो उसमें कुछ एंटी एलर्जिक लोशन वो आपको स्वास्थ्य केंद्र में मिल जाता है, वो लगा कर वो पी सकते हैं। पर घमौरियों से बचने का एक ही इलाज है कि आप बेवजह धूप में ना निकलें। और मैं फिर से एक बार कर रहा हूँ कि जिनको धूप में काम करना है, धूप में जाना है, वो खुद को एक्लिमेटाइज करें।
अगर किसी दूसरी जगह से आए हैं जहाँ ठंडक है और यहाँ अचानक से गर्मी में आए हैं, उनकी पोस्टिंग हुई है, अचानक काम करना पड़ा, तो थोड़ा थोड़ा करके धूप में खुद को एक्सपोज करें ताकि शरीर को मौका मिले उसके लिए तैयार करने का। जी जी। और जब धीरे धीरे यूज टू हो जाएगा उसके बाद अगर हम वहाँ उस वातावरण में काम करेंगे तो हमारे शरीर जो है उतनी जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा। इसके साथ अगर खान पान की बात ना की जाए कि गर्मियों में किस तरह का खान पान किया जाए तो हमारा ये चर्चा जो है वो बिल्कुल अधूरा रह जाएगा। तो किस तरह के खान पान पे हम ज़्यादा ध्यान दें और किन चीज़ों को बिल्कुल नज़रअंदाज करें, अवॉइड करें? खान पान में सबसे जो ज़रूरी है वो तो है कि अभी गर्मियों में पाचन जो क्षमता है वो थोड़ी कम हो जाती है, भूख भी कम हो जाती है। तो जो भी सॉलिड्स लेना हो, जो ठोस आहार है, वो कोशिश करें कि दोपहर के पहले ख़त्म कर लें और दोपहर के बाद हल्का बिल्कुल तरल या सेमी सॉलिड खाना लें तो पचने में आसानी होती है। पानी, जैसे मैंने बार बार कहा कि पानी का लगातार इस्तेमाल करें, नींबू पानी का, डाब का पानी हो, छाछ हो, मट्ठा हो, लस्सी हो, तो इन सब का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और इस समय जो ठंडे फल मिलते हैं, तरबूज है, ककड़ी है, खीरा है, उन सब से पेट भी साफ रहेगा तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो नहीं लेना है उसमें एक चीज़ मैं बार बार हर कार्यक्रम में कहता हूं कि तंबाकू और शराब का इस्तेमाल बिल्कुल न करें। इसलिए नहीं कि लू से बचें, इसलिए कि ज़िंदगी बचानी हो तो आपको तंबाकू और शराब से बचना होगा और उसमें आप कभी भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ की बात नहीं होती है। आप शराब का सेवन न करें, तंबाकू का सेवन न करें, ये हमेशा हमेशा आपके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है। स्वस्थ रहने के लिए हमेशा नशापान से दूर रहना है। वो सर्दी, गर्मी और बरसात का मौसम नहीं है, वो सालों भर जितना आप अपने आप को नशापान से दूर रखेंगे उतना अपने आप को स्वस्थ रखेंगे। साथ ही ये खाने की जो बात कर रहे थे उसमें एक चीज़ जो छूट जाती है वो है बासी खाने की और ताज़ा खाने की, फ्रिज में रखे खाने को और बाहर निकाले हुए खाने की बात। जी, इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बता दूं कि जो भी फ्रिज का खाना होता है और जो खाने में जो भी जीवाणु या जो भी बैक्टीरिया है उनका ग्रोथ होता है 8 से 60। अगर ये याद रखेंगे, जी, हम 8 से 60 के कार्यक्रम का समय समाप्त होने चला, इसलिए हम अगले कार्यक्रम में इस बात पे जरूर से चर्चा करेंगे। डॉक्टर मिश्रा, आप हमारे बीच में आए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों से लेते हैं विदा, लेकिन ये ज़रूर से कहेंगे कि आप भी संजीवनी ऐप ज़रूर से डाउनलोड करें और इसका घर बैठे फ़ायदा उठाएं। अब हमें दे आज्ञा। नमस्कार। नमस्कार।